अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इम्तियाज़ चूड़ीगार CRP उर्दू रूरल तालुका रानी बिन्नूर ज़िला हवेली NMMS इम्तिहानात की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए सोशल साइंस में डिजिटल असबाक के इस सीरीज़ में मैं आपको 8वीं जमात के तारीख़ी हिस्से से दूसरा बाब भारतवर्ष सबक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को ध्यान से सुनिए, ख्याल से समझें और फिर आखिर में आपसे पूछे गए सवालात के जवाबात देने की कोशिश करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले असबाक के वीडियो आपको बखूबी मिलते रहें। तो चलिए आज के सबक का आगाज़ हम करते हैं। आज के इस बाब भारतवर्ष में हम हिंदुस्तान के जोग्राफिया खुसूसियात और माक़ल व तारीख़ी हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप इस बाब को मुकम्मल करने के बाद में इस काबिल हो जाएंगे कि हिंदुस्तान की तबई खुसूसियात बयान कर सकोगे। हिंदुस्तान एक बर्र-ए-सग़ीर और जज़ीरे नुमा है, इसको बता सकेंगे। हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक की पहचान कर सकोगे। माक़बल तारीख़ के दौर में इंसान की तर्ज़ ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बता सकोगे। पत्थर के ज़माने के मुतल्लक़ मालूमात हासिल करके इसे बता सकोगे। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने जो असबाक आपके लिए पेश किए हैं उसमें कुछ तरमीम की दरख्वास्तें हमारे तक पहुंची। तो इस सबक के मुकम्मल होने के बाद में आपके लिए हमने सवालात का सिलसिला भी लाया हुआ है, उसको गौर कीजिए। जोग्राफियाई माहौल और उसके असरात। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दुनिया के हर मुल्क पर जोग्राफियाई माहौल अपना ख़ास असर डालता है। इंसानी ज़िंदगी और माहौल के दरमियान गहरा ताल्लुक़ होता है। किसी ख़ित्ते की मालूमात के लिए वहाँ की जोग्राफियाई मालूमात के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करना नहायत ज़रूरी बन जाता है। जी, बराह रास्त किसी ख़ित्ते का, किसी मुल्क का जोग्राफियाई माहौल जो है इंसान पर और वहाँ के अवाम पर अपना बराह रास्त क्या है असर डालता है। तो इसीलिए उस मुल्क के, उस ख़ित्ते के, उस इलाक़े के जोग्राफियाई माहौल को हमें समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप जैसे शुमाल की तरफ बढ़ेंगे और जुनूब की तरफ बढ़ेंगे तो आप इंतहाई ठंडक वाले सर्द इलाक़े वहाँ पर पाएंगे। वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ आबादी कम है, लोगों का रहना सहना कम है, लोग सिर्फ़ वहाँ पर तहक़ीक़ात के लिए पहुँचते हैं। जैसे ही आप ख़त्ते सरतान या ख़त्ते जद्दी की जानिब बढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ एक गुंजान आबादी आबाद है, क्योंकि वहाँ ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तमाम अशिया मुहैया होना ही इसकी एक अहम वजह है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गुंजान आबादी होती है। तो तलबा व तालिबात, हम ये जान गए कि जोग्राफियाई माहौल वहाँ की कौम पर, लोगों पर एक असर डालता है और वो जोग्राफियाई माहौल हमें मालूम करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो इसीलिए जोग्राफियाई माहौल के ताल्लुक़ से हमें भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के जोग्राफियाई माहौल को और उसके असर को समझना बड़ा ज़रूरी बन गया है। तो आइए हिंदुस्तान के जोग्राफियाई खुसूसियात में बुनियादी तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान एक बर्र-ए-सग़ीर है। बर्र-ए-सग़ीर क्या है, सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बर्र-ए-सग़ीर यानी यानी ज़मीन का ज़मीन और सग़ीर यानी हिस्सा, एक छोटा हिस्सा भी इसे कहेंगे। यहाँ पर इसके माने कुछ और लिया गया है, मजाजी माने लिया गया है। मतलब बर्र-ए-सग़ीर मतलब एक बर्र-ए-आज़म से थोड़ा कम हिस्सा, यानी एक पूरे बर्र-ए-आज़म में, एशिया बर्र-ए-आज़म में, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, पूरे बर्र-ए-आज़म एशिया में हिंदुस्तान एक ज़्यादा हिस्सा हासिल किया हुआ है। इसीलिए इसको हम एक बर्र-ए-सग़ीर मुल्क भी कहते हैं। समझ गए बच्चों, बर्र-ए-सग़ीर किसे कहते हैं कि एक बर्र-ए-आज़म में ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा कवर करना, ज़्यादा हिस्से पर हावी हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे, बर्र-ए-सग़ीर कहते हैं। ये एक अरबी वर्ड है, एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसको यहाँ पर आपके लिए बताया गया। बर्र-ए-सग़ीर से मुराद क्या हो गई कि एक बर्र-ए-आज़म के बड़े से हिस्से को कवर करना, हासिल करना, उस पर छा जाने को कहा जाता है। हिंदुस्तान बाहैसियत बर्र-ए-सग़ीर समझने के बाद में हम हिंदुस्तान एक जज़ीरे नुमा के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि जज़ीरे नुमा किसे कहते हैं। जज़ीरे नुमा से
मुराद है कि ज़मीन का एक ऐसा बड़ा खित्ता या तो ज़मीन पर फैला हुआ एक ऐसा मुल्क जिसके एक तरफ पूरी ज़मीन हो और 3 तरफ पानी हो, उसे हम क्या कहेंगे? जजीरे नुमा कहेंगे। पानी से मुराद आमतौर पर समंदर यहाँ पर लिया जाता है। जैसा कि आप हिंदुस्तान के नक्शे को देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो वहाँ शुमाल की जानिब आप देखेंगे वहाँ ज़मीन खित्ता फैला हुआ है। वैसे ही मगरिब की जानिब देखेंगे आप, वहाँ पर बहर अरब फैला हुआ है, और मशरिक़ की तरफ देखेंगे आप तो वहाँ पर खलीज बंगाल जो है फैला हुआ है। वैसे आप जुनूब की तरफ देखेंगे बहर हिंद फैला हुआ है। तो हिंदुस्तान के 3 तरफ पानी और 1 तरफ ज़मीनी हिस्सा है, इसे हम जजीरे नुमा कहते हैं। तो हम समझ गए कि हिंदुस्तान एक बर्रे सग़ीर भी है और जजीरे नुमा भी है। जजीरे नुमा को समझने के बाद में हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर पड़ोसी ममालिक से मुराद वो हो जाती है कि हमारी सरहद किन किन मुल्कों से मिलती है, किन किन मुल्कों से जा मिलती है। आप तस्वीर में बखूबी देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक कौन से हैं, इसकी सरहद किन किन ममालिक से मिली हुई है। तो यहाँ पर आम तौर पर हम क्या करेंगे? चीन, पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बर्मा हमारे अहम पड़ोसी ममालिक हैं। तो प्यारे बच्चों, भारत को जो है ग्रेटर इंडिया यानी भारतवर्ष, अखंड भारत, सिंधु द्वीपा, भारत अखंडा के नाम से भी बुलाया जाता था। कब? जब इसकी जो है इसका जो बंटवारा नहीं हुआ था, यहाँ से कई मुल्क अलग नहीं हुए थे, तब इसको हम ग्रेटर इंडिया या तो भारतवर्ष, अखंड भारत, सिंधु द्वीपा, भारत अखंडा कहकर हम इसे बुलाते थे। ये कब की बात है? आज़ादी से पहले की बात है। 15 अगस्त 1947 से पहले हिंदुस्तान में पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान था। तो इन तमाम मुल्कों को मिला करके तब के दौर में ग्रेटर इंडिया यानी भारतवर्ष, अखंड भारत, सिंधु द्वीपा, भारत अखंडा कह करके इसको पुकारा जाता था। अंग्रेज़ी लोग इसको ग्रेटर इंडिया कहा। अजीज़ बच्चों, इस वक्त हिंदुस्तान में या भारत में या इंडिया में कुल 28 रियासतें हैं और 8 मरकज़ी इलाक़े हैं। तो रियासतों से मुराद जहाँ पर रियासती इंतखाबात होते हैं, वहाँ पर रियासत के ऐवान होते हैं, मजलिस क़ानून साज, मजलिस आमिला, ये तमाम होते हैं, जहाँ पर हम क्या कहेंगे उसे रियासती हुकूमत। तो चंद ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर मरकज़ी हुकूमत क्या है, बराह रास्त हुकूमत करती है। ऐसे 8 इलाके हिंदुस्तान में पाए गए हैं। तो इस देश में मुकम्मल तौर पर 28 रियासतें और 8 मरकज़ी हुकूमत के इलाके हैं। तो अब हम असल जो हमारा इस सबक का मवाद है उसको हम समझने की तरफ जा रहे हैं। हिंदुस्तान के जोग्राफियाई खसूसियात। अब तक आप हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात हासिल कर रहे थे, तो अब हम हिंदुस्तान की जोग्राफियाई खसूसियात क्या हैं, किन किन हिस्सों को इसके अंदर शामिल किया गया है, इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के जोग्राफियाई खसूसियात को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है हिमालय पहाड़ी सिलसिला, दूसरा हिस्सा है हिंद गंगाई मैदान, तीसरा इसका जोग्राफियाई हिस्सा है दक्कन का सतह मुर्तफ़ा और चौथा इसका जोग्राफियाई हिस्सा है साहिली मैदान। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ऊपर से जो नीले रंग में आपको दिखाया जा रहा है वो है हिमालय पहाड़ी सिलसिला। तीसरे उसके नीचे जो हरे रंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है हरा हिस्सा जो है वो हिंद गंगाई मैदान है। इसको शुमाली हिंद के मैदान के नाम से भी याद किया जाता है। और जैसे हम तीसरा इसका हिस्सा आएंगे वो है दक्कन का सतह मुर्तफ़ा, जो आप ब्राउन कलर के अंदर जो देख रहे हैं, दक्कन प्लेटू बल्कि अंग्रेज़ी में लिखा गया है, वो है दक्कन का सतह मुर्तफ़ा दक्कन। अब आएंगे साहिली मैदान। यहाँ पर कलर डबल हो गया है, आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाइए कि इसको आगे की तस्वीर में फिर मैं आपको वाज़ेह तौर पर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हिंदुस्तान के दोनों मशरिक़ और मगरिब में जो आप हरे रंग का जो पट्टी देख रहे हैं, हरे रंग का जो हिस्सा देख रहे हैं, वो हिंदुस्तान का साहिली मैदान कहलाता है। तो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान को 4
कुदरती हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है हिमालय पहाड़ी सिलसिला, दूसरा है हिंद गंगाई मैदान, तीसरा है दक्कन का सतह मुर्तफ़ा, फिर साहिली मैदान। इस तरह से 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहला हिस्सा हिमालय पहाड़ी सिलसिला, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। शुमाली हिंद, यानी अभी आप तस्वीर में देख रहे थे हरे रंग से जिसको रंगा गया था, एकदम हिंदुस्तान के शुमाल में, आखिर में कश्मीर से लेकर के वहाँ तक, तो ये हिमालय पहाड़ी सिलसिला है। ये शुमाली हिंद के बर्फ़ से ढके पहाड़ जो हिंदुस्तान की कुदरती तौर पर एक दीवार बनकर हिफाजत करते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ मौजूद हैं। चोटियों से मेरे मुराद दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ें, जैसा कि K2 है, माउंट एवरेस्ट है, ये तमाम ऊंची ऊंची पहाड़ें जो हैं हिमालय पहाड़ी सिलसिले में आते हैं। तो क़दीम हिंदुस्तान में शुमाली हिमालय इलाक़े में दखल अंदोज़ी हुआ करती थी। देखिए, कुदरती तौर पर हमारी हिफाजत करती है, एक दीवार बनकर खड़ी भी है, लेकिन क़दीम दौर में जो है वहाँ शुमाली हिमालय पहाड़ी हिस्से से दखल अंदाज़ी हुआ करती थी, ख़ास करके शुमाल मगरिब और शुमाल मशरिक़ हिस्से से, जहाँ पर बोलान और खैबर के दर्रे मौजूद हैं। यानी दर्रे, यानी इसे हम माउंटेन पास कहेंगे। माउंटेन पास क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊँ कि हिमालय पहाड़ी सिलसिला एक इंतहाई निहायत मुश्किल से जिसको हम पास कर सकते हैं। ये इतना चौड़ा फैला हुआ एरिया है। कहीं एक जगह 150 किलोमीटर है, कहीं एक जगह 200 किलोमीटर है, कहीं एक जगह 60-70 किलोमीटर इसकी चौड़ाई औसतन बताई गई है। ये ज़्यादा कम है और बहुत ही मुश्किल है यहाँ से निकल करके हिंदुस्तान में दाखिल होना। एक निहायत ही मुश्किल अमर है, क्योंकि हमेशा ये पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, तंग दस्ती से गुड़े, ऊंची 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 यहाँ पर चोटियाँ हैं। कोई उस जानिब से लोग इस जानिब आना निहायत ही मुश्किल तस्वर किया गया है। लेकिन आने वाले लोग चंद ऐसे रास्ते तलाश करते हैं जहाँ पर, जिसे हम दर्रे कहेंगे। दर्रे मतलब 2 पहाड़ों के बीच में बना हुआ रास्ते को हम दर्रा कहते हैं या तो दर्रे कहते हैं। इसे इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में माउंटेन पास कहेंगे। आप बाज़ औक़ात देखे होंगे जहाँ पर दोनों पहाड़ बाहम मिलते हैं, उनके बीच में कुछ रास्ता बन जाता है, तो उस रास्ते को क्या कहेंगे हम, दर्रे कहेंगे या तो माउंटेन पास कहेंगे। जहाँ पर जो है रास्ता खुला रहता है, रास्ता चलने के लिए आसान होता है। ऐसे दर्रों का इस्तेमाल करके क़दीम हिंदुस्तान में, इन दर्रों का नाम भी मैं आपको बताया हूँ, उसका नाम है बोलान और खैबर के दर्रे। माउंटेन पास के ज़रिए वहाँ से घुसने वाले निकल करके हिंदुस्तान में घुसते थे, फिर वहाँ से हमला किया करते थे। वो दोनों दर्रों का नाम है बोलान और खैबर। दर्रे के ताल्लुक़ से मैं आपको शक्ल दिखाने, हिमालय पहाड़ी के ताल्लुक़ से आप मुख्तसर मालूमात हासिल कर चुके हैं। इतनी ही मालूमात आपकी किताबों में दी गई है। जैसा जैसा बच्चों आप अपनी बड़ी जमातों के लिए जाएंगे, आप ज़्यादा मालूमात वहाँ पर हासिल करने की कोशिश करेंगे। बस इतनी सी मालूमात दी गई है, इतना आप याद रखेंगे, आपके इम्तिहानात के लिए काफ़ी है। तो जैसे हम समझे कि हिमालय पहाड़ी सिलसिला इंतहाई हिंदुस्तान के शुमाल में है, तो अभी हम समझेंगे ज़रख़ेज़ शुमाली हिंद के मैदान या हिंद गंगाई मैदान के ताल्लुक़ से हम समझने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, नदियों से जमा होने वाली, निहायत ही ज़रख़ेज़ समझी जाने वाली और ज़राअत के लिए बहुत ही बेहतरीन समझी जाने वाली अलुविल मिट्टी से बनने वाले ये मैदान निहायत ही ज़रख़ेज़ हैं। यहाँ पानी की दस्तयाबी पूरे साल होती है। किस तरह होती है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ तो पूरा साल यहाँ पर पानी की फराहमी करते हैं और हिंदुस्तान की माशियात को अपनी बड़ी देन ये ख़ित्ता अदा करता है। सिंधु और वेदों की क़दीम तहज़ीबें इस इलाक़े को कब्ज़े को लेकर के आपस में हमेशा लड़ते रहे। मतलब सिंध और वेदों की तहज़ीब यहाँ पर हो गुज़री है, तो ये दोनों तहज़ीबें जो है इस इलाक़े पर कब्ज़ा करने के लिए हमेशा ये क्या है, लड़ते रहे, क्योंकि इसकी ज़रख़ेज़गी और उसकी माशियाती अहमियत को देख करके आपस में लड़ते रहते थे। तो यहाँ पर नदियाँ जो है पूरे साल पानी कैसे दे पाते हैं, क्योंकि बरसात में तो नदियाँ बहते हैं, लेकिन पूरे साल ये पानी कैसे दे पाते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि हिमालय पहाड़ी सिलसिला हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो जैसे ही बरसात का मौसम होता है तो ये बारिश के पानी से नदियाँ बहने लगते हैं। जबकि बरसात का मौसम ख़त्म हो जाता है, गर्मी का मौसम आता है या तो सर्दी का मौसम आता है, तो ये बर्फ़ धीरे धीरे से पिघलना शुरू होता है। ये बर्फ़ से निकला हुआ पानी क्या है,
नदियों में पानी की सूरत में बह करके ये हिंद गंगाई मैदान या तो शुमाली हिंद के मैदान में नदियों के ज़रिए बह कर आता है। उसी पानी को इस्तेमाल करके यहाँ के किसान अपनी खेतों की सैराबी करते हैं, यहाँ पर अच्छी फसलों को उगाते हैं। इसीलिए इसको हिंदुस्तान की माशियत की रीढ़ की हड्डी का मैदान इसको बताया गया है। पर हिंदुस्तान का एक नक्शा दिखाया गया है, तो जिसमें बाकिया जो पीले रंग का जो हिस्सा है वो हिंद गंगाई मैदान नहीं है, बल्कि जो हरा हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर, कहाँ से, पंजाब से लेकर के वेस्ट बंगाल तक हमारे मुल्क में, उससे भी आगे थोड़ा आसाम का हिस्सा भी इसके अंदर थोड़ा बहुत शामिल है। तो ये सारी जो एक पट्टी है आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेंज है, इस इलाके को हम क्या कहेंगे, शुमाली हिंद के ज़रखेज़ मैदान आप कहेंगे। तो इसको बखूबी आप याद रखेंगे, ये कहाँ पर वाक़या है, किस जगह पर वाक़या है, नक्शे में देख करके इसको हम याद रखने की कोशिश करेंगे। बच्चों, अब आप हिंद गंगाई मैदान समझने के बाद में सतह मुर्तफ़ा दक्कन की तरफ हम बढ़ेंगे। सतह मुर्तफ़ा दक्कन क्या है, इसके ताल्लुक़ से मैं मालूमात देने की कोशिश करूँगा। दुनिया के क़दीम तरीन ख़ित्ते में से एक ख़ित्ता है, एक हिस्सा है, एक ज़मीनी हिस्सा है, जहाँ पर बहुत सारे मादनियात के ज़ख़ायर मौजूद हैं ज़मीन के अंदर, और नहायत ही ठोस अशिया से ये हिस्सा बना हुआ है। इस हिस्से पर मौर्य और गुप्ता ख़ानदान ने एक के बाद दीगर क्या है, हुकूमत करने की कोशिश की। तो दक्कन का सतह मुर्तफ़ा दक्कन ठोस अशिया से बना हुआ है। यहाँ पर कई किस्म के मादनियात ज़मीन के अंदर पाए गए हैं, बल्कि हमारा शुमाली हिंद गंगाई मैदान जो है ज़रखेज़ एक मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ सतह मुर्तफ़ा दक्कन क्या है, चट्टानों से, नहायत ही सख्त चीज़ों से मिलकर के ये इलाक़ा बना हुआ है, जो मादनियात से भरपूर है। ये इलाक़ा भी हिंदुस्तान की माशियात को डेवलप करने के लिए अपना अहम रोल अदा करता है। तो इस हिस्से में आप मौर्य और गुप्ता ख़ानदान क्या है, यहाँ पर एक के बाद दीगर हुकूमत करते रही। इस पॉइंट को भी आप ज़्यादा याद रखेंगे। और देख रहे हैं सतह मुर्तफ़ा दक्कन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। हिंदुस्तान की एक तस्वीर आपके सामने है। तो यहाँ देखिए, बाकी हिस्से को एक दूसरे हिस्से से रंगा गया है। एक नीले रंग को क्या है, सतह मुर्तफ़ा दक्कन के हिस्से में रंगा गया है। तो आप जितना नीला रंग का हिस्सा देख रहे हैं वो है सतह मुर्तफ़ा दक्कन। तो हमारे कर्नाटक का इलाका भी जो है सतह मुर्तफ़ा दक्कन में वाक़या है, सतह मुर्तफ़ा दक्कन में आता है। थोड़ा बहुत इसका हिस्सा साहिली मैदान में भी है, वो आप आगे इसके ताल्लुक़ से मालूमात देने की कोशिश करूँगा। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, सतह मुर्तफ़ा दक्कन को समझने के बाद में हम आगे का जो हिस्सा है, हिंदुस्तान की जोग्राफी खुसूसियात का अगला हिस्सा जो है हिंदुस्तान का साहिली इलाका, यह नहायत तवील और हज़ारों किलोमीटर फैला हुआ हिस्सा है, जिसमें मशरक़ी साहिली इलाके को कोरोमंडल कहलाता है, और इसका मगरबी साहिली हिस्सा जो है इसको हम कोंकण या तो मलबार साहिली इलाका कहते हैं। मगरबी साहिल में मौजूद मुतअद्दिद बंदरगाहें क़दीम हिंदुस्तानियों के लिए दिलकशी का बाइस बने। गैर मुल्की लोग जो है यहाँ पर तिजारत करने के गर्ज से यहाँ पर आए। ये इलाक़ा बंदरगाहों की वजह से, तिजारत की वजह से तरक्की करता गया, और जुनूब के ताकतवर बादशाह की हुकूमत का सबब भी बना। जैसा कि जुनूब में पांड्या, चेरास और चोला जो है यहाँ की तरक्की देख करके क्या है, यहाँ पर हुकूमत करते रहे। जैसा कि बच्चों आप तस्वीर में देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का साहिली इलाका दो हिस्सों में, यानी दो अलग अलग नामों से याद किया जाता है। उसको मैं वाज़ेह तौर पर नक्शे के साथ में बताने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों, जो आप हरे रंग से रंगा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, ये है हमारा मगरबी साहिली इलाका, जिसे हम कोंकण या तो मलबार साहिली इलाका भी कहते हैं। वैसे ही जो हमारा नीले रंग का हिस्सा है, मशरक़ी साहिली इलाका, जो खलीज बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो ये इलाका कोरोमंडल कहलाता है। तो कोंकण और मलबार, इसके दो नामों से इसे याद किया जाता है। जो मगरबी साहिल से, जो बहर अरब से जुड़ा हुआ है, और जो इलाका है कोरोमंडल, जो खलीज बंगाल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम मशरक़ी साहिल कहते हैं। ये दोनों इलाके इंतहाई अहम हैं। तो मगरबी साहिल की बात करें तो वहाँ मगरबी साहिल में बेशुमार बंदरगाह हैं। तो इन बंदरगाह की वजह से उस दौर में क्या हो गया, गैर मुल्की लोग यहाँ पर तिजारत के लिए आए। तिजारत करते करते उन्होंने जो है यहाँ पर रहना शुरू किया, और यहाँ पर नहायत ज़्यादा तरक्की होने लगी। तो इस तरक्की को देखकर
पांडा चौरास ने यहाँ पर क्या है अपनी हुकूमत को कायम किया। हिंदुस्तान के चारों जोग्राफियाई हिस्सों को मालूम करने के बाद सबसे पहला शुमाली हिंद के पहाड़ी सिलसिला, हिंद गंगाई मैदान, सतह मुर्तफ़ा दक्कन, साहिली इलाका, इसको मालूम करने के बाद अब हम इस जोग्राफियाई माहौल के असरात हिंदुस्तान पर क्या पड़े इसके ताल्लुक से हम मालूमात करने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग जोग्राफियाई माहौल ने यहाँ की कई कौमों पर अपना असर डाला है, लेकिन तहज़ीब ने आपस में इत्तेहाद और अमन को बढ़ावा दिया। तो इसीलिए इस बाहमी इत्तेहाद को देखते हुए इस हमारी तहज़ीब को अक्सरत में वहदत तहज़ीब इसको कहा गया है। दुनिया के तमाम लोग हमारे इस मुल्क को क्या कहते हैं कि यहाँ की अक्सरत में वहदत की क्या है तहज़ीब यहाँ पर मौजूद है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के साबिक़ा वज़ीर आज़म हो गुज़रे हैं, तो उनकी एक कहावत मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि उनकी एक कहावत थी कि हिंदुस्तान की तहज़ीब जो है एक कुम्हार के हाथ में बदलता हुआ घड़ा है। मतलब क्या है, यहाँ की हर तहज़ीब, यहाँ पर पाए जाने वाले तमाम मज़हबों के लोग एक दूसरे से भाईचारगी से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से भाईचारगी से मिले हुए हैं, जिनको क्या है एक अलग सी तहज़ीब का परवान यहाँ पर चल रहा है। तो इस बात को याद किया गया है और दुनिया के तमाम लोग हमारी इस तहज़ीब को क्या कहते हैं कि अक्सरत में वहदत की तहज़ीब हिंदुस्तान को कहते हैं। तो आइए जोग्राफियाई माहौल के असरात को देखने के बाद में आपके सबक में इतने ही असरात दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं मुख्तसरन तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो अब आप चलेंगे हम माक़बल तारीख़ी अहद भी क्या है इसमें शामिल किया गया आपके इस भारतवर्ष बाब में, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि माक़बल तारीख़ी अहद है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि रस्मुल ख़त के वजूद में आने से पहले वाले ज़माने को हम क्या कहते हैं, माक़बल तारीख़ी ज़माना कहते हैं। तो रस्मुल ख़त कहते ही आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि रस्मुल ख़त है क्या। कोई भी राइटिंग, कोई भी लिखावट, कोई भी तहरीर को हम क्या कहते हैं, रस्मुल ख़त कहते हैं। तो कोई लिखावट, कोई तहरीर अमल में ना आने से पहले, हुर्फ़ तहजी लिखावट ना होने से पहले वाले ज़माने को हम क्या कहेंगे, माक़बल तारीख़ी ज़माना कहते हैं। तो अब आपके जहन में एक कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा कि उस दौर में कोई चीज़ लिखी नहीं गई है, कोई चीज़ बताई नहीं गई है, किसी तहरीर मौजूद नहीं है, तो इसकी तारीख़ हम कैसे मालूम करें। तो माहिरीन आसार क़दीमा इसके बाक़ियात को देख करके इसकी कुछ तारीख़ जो है हम तक लाने की कोशिश की है। तो इसे हम क्या कहते हैं, माक़बल तारीख़ का ज़माना करके इसको मौसूम किया गया, इसको याद किया गया है। तो इसलिए ज़माने के कोई ख़ास यादगार हमें ज़्यादा नहीं मिलती है और इनकी तहज़ीब की मालूमात भी हमें कम ही मिलती है। माहिरीन जो इस ज़माने का भरपूर मुतालिया करते हैं उसे हम माहिरीन आसार क़दीमा या आर्कियोलॉजी माक़बल तारीख़ी ज़माने के हालात हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इस दौर में इंसानी ज़िंदगी कैसी थी, किस तरह इंसान रहते थे, किस तरह से अपनी रोज़ाना ज़िंदगी को अंजाम देते थे, इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, माक़बल तारीख़ी ज़माने में इंसान की ज़िंदगी खाना बदोश थी, मतलब वो किसी एक जगह पर। माक़बल तारीख़ के चंद इलाक़े हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इन इलाक़ों में बमबटिका, वन्नासगी, करनूल और हिंदुस्तान के कई मुकामात में ये इलाक़े पाए गए हैं जो आमतौर पर नदी झील के किनारे पाए गए हैं। अपनी ज़िंदगी को ये बआसानी से गुजारने के लिए और हथियारात बनाने के लिए ये लोग एक इलाक़े का इंतखाब करते थे। इस इलाक़े को सनती इलाक़ा कह करके माहिरीन आसार क़दीमा पुकारा है। ऐसे इलाक़े पहाड़ी और चट्टानों वाले इलाक़ों में आम तौर पर पाए गए हैं। गारों में जहाँ लोगों की ज़िंदगी के शवाहिद मिले, जहाँ पर लोग रहा करते थे, इस इलाक़े को रिहायशी इलाक़ा कह करके पुकारा गया है। जैसे कि आप सनती इलाक़ा जैसे आता है जहन में, तो आम तौर पर हमारा जहन कहाँ चले जाता है, जहाँ पर हम फैक्ट्री सिस्टम होता है, जहाँ पर कारखाने होते हैं, उसे हम सनती इलाक़ा समझते हैं। बिल्कुल सही है बात, ये बात दौर हाजिर के लिए है। लेकिन उस दौर में जहाँ पर माक़बल तारीख़ के दौर में क़दीम इंसान जो है रहा करता था, वहाँ पर हथियार बनाता था, उसे क्या है माहिरीन आसार क़दीमा ने सनती इलाक़ा कहा गया है। और जहाँ पर लोग रहते थे अंदर दरमियान चट्टानों के बीच में, चाहे वो आर्जी तौर पर क्यों ना रहें, उसे क्या कहा गया है, रिहायशी इलाक़ा कहा गया है। माक़बल तारीख़ी ज़माने के अहम शवाहिद जो हैं
कहाँ कहाँ पर मिले, क्या क्या चीज़ें मिले, इसके ताल्लुक से हम मालूमात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस इलाके में आग का पता चला हुआ है कि वो लोग आग का इस्तेमाल जानते थे। करनूल के गारों में राख का मिलना, पत्थर के हथियारात का मिलना इस बात का सबूत है कि इन लोगों को आग का इस्तेमाल मालूम था। ये जानवरों का शिकार करते थे और इस शिकार के नक्शो निगार को जो है चट्टानों में क्या है बेहतरीन तौर पर क्या है उसे ड्रॉ किए हुए हैं, निकाले हुए हैं। और गारों में नक्शो निगार क्या है आमतौर पर हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के चंद गारों में क्या है देखने को मिला है। तो बात वाज़ेह रही कि ये लोग आग का इस्तेमाल करते थे और गारों में नक्शो निगार भी किया करते थे। ऐसे इलाके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के चंद इलाक़ों में पाए गए हैं। जी, तो माक़बल तारीख़ी दौर को समझने के बाद में हम उसका अरसा क्या था, उसकी मियाद क्या थी, इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सबक में एक बदलता माहौल जो है हाईलाइट करके वहाँ पर दिया गया है कि क्या था, हालात क्या थे उस दौर में, ज़मीन के हालात कैसे थे, इसे हमें समझना ज़रूरी बन गया है। तो माना जा रहा है कि 12,000 साल पहले एक ज़बरदस्त इनकलाब आया, रूए ज़मीन पर जो है गर्मी बढ़ने लगी, घास के मैदानों को इस गर्मी ने रिहायशी इलाक़ों में तब्दील कर दिया। इस तब्दीली ने इंसान की सोच में एक तब्दीली आई कि इंसान अपना कब्ज़ा जो है जानवरों पर करने लगा, जानवरों को अपने कब्ज़े में लेकर उन्हें पालने पोसने लगा। जैसे ही वो अपने कब्ज़े में जानवरों को लेने लगा तो उससे दूध हासिल करना, गोश्त हासिल करना, यानी डायरी फार्मिंग की एक सोच को वहाँ पर क्या है बढ़ावा मिला। और साथ ही साथ जैसे ही वहाँ पर मैदान बन गए, रिहायशी इलाक़ा बन गया, तो वो पेड़ों से जो है ग़िज़ा जमा करने की सोच को भी बढ़ावा दिया और वो ग़िज़ा जमा करके अनाज को, फलों को जो है एक जगह ज़ख़ीरा करके रखने लगा ताकि भूख के वक्त उसको इस्तेमाल किया जाए। और साथ ही साथ छोटे तौर पर ज़राअत का ख़याल भी उसके जहन में आया कि वो ज़राअती अशिया जो छोटे मोटे होते हैं, ज़मीन को हल्का करना, इस तरह से क्या है वो ज़राअत करने के ख़यालात को भी अपने अंदर बढ़ावा देने लगा। इसी तरह से चंद इलाक़ों में रिहायशी गाह मुतय्यन होने लगी एक हद तक, और मछलियों का शिकार करना, अनाज का इस्तेमाल करना थोड़ा आम होते गया। माक़बल तारीख़ी दौर के अदवारों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। माहिरीन आसार क़दीमा ने इसे मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा है, जैसे कि इसे हिजरी दौर भी कहा गया है, पत्थर का दौर भी कहा गया है, माक़बल तारीख़ी दौर भी कहा गया है, रस्मुल ख़त से पहले का दौर भी इसको कहा गया है, जिसकी मुद्दत जो है 2 मिलियन साल यानी 20,000 साल इसकी मुद्दत बताई गई है। लेकिन इस ज़माने का वक्फ़ा जो है 20,000 साल पहले था, लेकिन इस ज़माने का सही जो मियाद है वो जो है 12,000 साल पहले इसको तसव्वुर किया गया है। और इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीर पर यहाँ पर। पहला जो हिस्सा है वो हो इब्तिदाई दौर, दूसरा जो इसका हिस्सा है दरमियानी दौर, और जो तीसरा जो इसका हिस्सा है आखिरी दौर। इन 3 नामों को इस तरह से भी याद किया गया है: क़दीम पत्थर का दौर, दरमियानी पत्थर का दौर, नया पत्थर का दौर। एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा: क़दीम पत्थर का दौर, दरमियानी पत्थर का दौर, नया पत्थर का दौर, जिसे इब्तिदाई दौर, दरमियानी दौर और आखिरी दौर भी करार दिया गया है। क़दीम पत्थर के दौर का जो मियाद है, माहिरीन आसार क़दीमा ने 1,000 साल का ज़माना इसको तय किया गया है। ऐसा सोचा गया है कि ये ज़माना 1,000 साल तक गुज़रा हुआ होगा। और दूसरा जो दरमियानी पत्थर का दौर है, ये इंतहाई तवील ज़माना माना गया है। इसको बहुत ज़्यादा लंबे दिनों तक रहने वाला ज़माना माना गया है। माहिरीन आसार क़दीमा कहते हैं कि ये ज़माना 10,000 साल की मुद्दत तक जारी रहा और इंतहाई तवील मुद्दत तक ये चलता रहा। और जो इसका तीसरा जो ज़माना है, नया पत्थर का दौर, ये दौर भी जो है 1,000 साल की मुद्दत इसकी बताई गई है। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों ज़मानों में क़दीम पत्थर का दौर, दरमियानी पत्थर का दौर, नया पत्थर का दौर, तो इसमें ज़्यादा दिन तक ज़्यादा तवील चलने वाला जो दौर था वो था दरमियानी पत्थर का दौर, जिसकी मियाद 10,000 साल तक
कायम रही। कदीम पत्थर का दौर 1000 साल, नए पत्थर का दौर 1000 साल, लेकिन दरमियानी पत्थर का दौर जो है 10,000 साल तक क्या है जारी रहा, ऐसा माहिरीन कदीम पत्थर के दौर में औजारों का इस्तेमाल अभी अभी शुरुआती मरहले में था। वहीं दरमियानी पत्थर का दौर, इस दौर के औजार निहायत छोटे थे, नाजुक थे और पत्थर के ही हुआ करते थे। चाकू, धारदार हथियार, आरेदार हथियार दरमियानी पत्थर के दौर में देखने को मिले हैं। नया पत्थर का दौर 10,000 साल बाद, यानी दरमियानी पत्थर के दौर के 10,000 साल बाद शुरू हुआ। इस दौर के औजारात तेज धारदार थे। पत्थरों को यहाँ पर चक्कियों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कूट के इस्तेमाल किया जाता था। अनाज को पीसने का रिवाज आम हो गया था। हांडियों का इस्तेमाल भी ये लोग करते थे और साथ ही साथ तवे का इस्तेमाल भी यहाँ के इस दौर में देखा गया है। ये ख़ास तौर पर इन अशिया पर नक्शो निगार भी, हांडियों पर और तवों पर जो है इनके नक्शो निगार भी देखने को मिले हैं। इस दौर के लोगों ने कपड़ा भी बुनना सीख लिया था और अनाज को ज़ख़ीरा करना और बड़े बड़े बर्तन इस्तेमाल करके उसकी ज़ख़ीरा अंदाज़ी का रिवाज इस दौर में आम हो गया। प्यारे बच्चों, पूरा जो भारतवर्ष सबक है और उसकी जोग्राफियाई खसूसियात, माक़बल तारीख़ी ज़माना, रस्मुल ख़त से पहले वाला ज़माना, कदीम पत्थर का दौर, दरमियानी पत्थर का दौर, नए पत्थर का दौर, इसके ताल्लुक़ से मुफस्सिल मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो कई एक असातिज़ा से, हमारे उस्तादों से रिक्वेस्ट आई कि आप NMMS इम्तिहानात को मद्देनज़र रखते हुए डिजिटल असबाक बना रहे हैं, तो आपने सवालात नहीं कवर किए। तो इस बार जो है मैं आपके लिए मेहनत करके सवालात का भी एक क्या है क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए लाया हूँ। हो सकता हो सवालात इस नौइयत के हों या ना हो, नौइयत भी बदल सकती है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप किताब को पढ़ें या हमारे 2-3 सवालात को मिला करके एक सवाल भी बना करके दे सकता है, जैसा कि ए और बी, बी और सी, ए बी सी डी, इस तरह से क्या है मिक्स करके भी देने के इम्कानात भरपूर हैं। लेकिन फिर भी चंद सवालात मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उस पर आप गौर व फिक्र करें। इस सबक से मैं 18 से 20 सवालात आपके लिए लेकर के आया हूँ, उसे गौर करें, उसे अपनी कॉपियों में लिखिए और जैसे ही वीडियो आप तक पहुँच जाएगा, बराह रास्त सवालात के लिए आप जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई भी आप सबक पढ़ें तो उसे पहले समझने की कोशिश करें। आपकी समझ में अगर सबक आ गया तो सवाल की नौइयत कैसी क्यों ना हो, आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि सवालात को बगौर सुनिए, देखिए, समझिए और अपने जहन में महफूज रखने की कोशिश करें। तो अज़ीज़ बच्चों, सवालात के इस सिलसिले में हम पहले सवाल से चलेंगे। मैं यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं दिया हूँ, आपसे सीरियल नंबर तस्वर करके चलिए। तो पहला सवाल है, इनमें से हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क नहीं है। तो ऑप्शन 1 है चीन, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 अफ़गानिस्तान, ऑप्शन 4 कनाडा। तो हमारा जवाब होना चाहिए यहाँ पर कनाडा, क्योंकि चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, कनाडा नहीं है, इसलिए हमारा जवाब कनाडा होना चाहिए। तो इस तरह से आज के सबक का दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान में इस वक्त कितनी रियासतें और मरकज़ी हुकूमत के इलाके मौजूद हैं। तो पहला ऑप्शन आपके लिए 28 और 8 है, दूसरा ऑप्शन आपके लिए 30 और 9 है, तीसरा ऑप्शन आपके लिए 32 और 8 है, चौथा ऑप्शन आपके लिए 30 और 6 है। तो इसका सही जवाब रहा ऑप्शन नंबर 1, 28 और 8, या 28 रियासतें और 8 मरकज़ी हुकूमत के इलाके यहाँ पर पाए गए हैं। इसी तरह से आज का इस सबक का तीसरा सवाल है, शुमाली हिमालय में दखल अंदोज़ी इन दर्रों से या तो इन माउंटेन पास से होती थी। तो पहला है जाजन माजन, दूसरा है तिब्बती दरार, तीसरा है अफ़गानी रास्ते, चौथा है बोलान और खैबर। तो हमारा जवाब यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन 4 बोलान और खैबर। तो हमारे इस सीरीज़ का चौथा सवाल जो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, सिंधु और वेदों की तहजीबें इस इलाके पर कब्ज़े को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो इसका 4 ऑप्शन हैं, सतह मुर्तफ़ा दक्कन, शुमाली पहाड़ी, शुमाली ज़रख़ेज़ मैदान, साहिली इलाका। तो हमारा जवाब यहाँ पर होना चाहिए शुमाली ज़रख़ेज़ मैदान क्या है, इस पर कब्ज़े को लेकर वो लड़ते रहे। तो आज की इस सीरीज़ का अगला सवाल है, मौर्य और गुप्ता ख़ानदान ने इस इलाके पर एक के बाद दीगर हुकूमत करते रहे। तो हमारे ऑप्शन हैं शुमाली मैदान,
जनूबी हिंदुस्तान, सतह मुर्तफ़ा, श्रीलंका। इसका जवाब, सही जवाब क्या होना चाहिए? या बिल्कुल सही, सतह मुर्तफ़ा दक्कन। तो अगला सवाल है, हिंदुस्तान का मशरक़ी साहिली इलाक़ा डैश कहलाता है। सवाल गौर से पढ़िए, हिंदुस्तान का मशरक़ी साहिली इलाक़ा, मशरक़ी मगरिबी नहीं है, तो यहाँ पर कोरोमंडल है, मलबार है, म्यांमार है, लूथल है। तो हमारा जवाब होना चाहिए ऑप्शन पहला, कोरोमंडल, ये इसका सही जवाब है। तो इस तरह से आज का अगला सवाल है, हिंदुस्तान का मगरिबी साहिली इलाक़ा डैश कहलाता है। तो ऑप्शन आपके लिए, मगरिबी साहिली इलाक़ा, कोंकण या मलबार, जिसे कोंकण भी हम कहेंगे, कोंकण भी कहेंगे, कोंकणी भी आप कहेंगे, तो आप इसे याद रखेंगे तो चलेगा, कोंकण या मलबार। ऑप्शन 2 है कोरोमंडल, ऑप्शन 3 है काली बैगन, ऑप्शन चौथा है गोवा। तो हमारा यहाँ पर जवाब क्या होना चाहिए? मगरिबी साहिली इलाक़ा, कोंकण या मलबार इसका सही जवाब है। तो फिर अगला सवाल है, हिंदुस्तान की तहजीब को डैश तरह की तहजीब कहते हैं? शिरकत, वहदत, शिरकत में वहदत, या तो इनमें से नहीं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा होना चाहिए, शिरकत में वहदत वाली तहजीब, इसे हम कहते हैं। तो अगला सवाल है, रस्मुल ख़त से पहले वाले ज़माने को डैश कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है माक़बल तारीख़ी ज़माना, तारीख़ी ज़माना, उरूजी ज़माना, ख़ती ज़माना। तो हमारा सबसे पहला जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, माक़बल तारीख़ी ज़माना। बमबटिका, वन्नसाजी और करनूल किस लिए मशहूर हैं? पहला जो है बंदरगाह है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है तिजारत के लिए, तीसरा ऑप्शन है मिठाई के लिए, चौथा ऑप्शन है पत्थर के ज़माने के रिहाइश गाँव के लिए। और तो ऑब्वियसली तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4, पत्थर के ज़माने की रिहाइश गाँव के लिए ये इलाके मशहूर हैं। तो अगला सवाल है, पत्थर के ज़माने के लोग हथियारात जहाँ बनाते थे वो इलाका डैश कहलाता है? ऑप्शन पहला है सनती इलाका, दूसरा ऑप्शन है कारखाना वाला इलाका, तीसरा ऑप्शन है हथियारात का खाना, चौथा ऑप्शन है तहखाना। तो हमारा जवाब होना चाहिए सनती इलाका, जहाँ पर वो हथियार बनाते थे उस इलाके को सनती इलाका कह करके पुकारा गया है। तो अगला सवाल हम ले लेंगे, पत्थर के ज़माने के